नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पार्ट के अंतर्गत 21 सब पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो पॉइंट 2 है। और इसके अंतर्गत देखिए हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें से कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये आपका पाठ्यक्रम है। तीनों पॉइंट को हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का प्रयास करेंगे। आई मीन्स कि जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, या जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि कम से कम मैटर में और कम से कम समय में अधिक से अधिक एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स को कवर किया जा सके और आपके समय को बचाया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के नोट्स जीके पार्ट के चाहते हैं तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ एक अपडेट और है आप लोगों के लिए कि जो चौथा बैच है, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि अभी एग्जाम होने में डिले हो रहा है, अभी तक डेट जारी नहीं की गई है और हमारे जो 3 बैच हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोगों की बेहद डिमांड पर चौथा बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं 10 फेब से, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन हमने ओपन कर दिया है। तो आप में से या आपके दोस्त जो लोग हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। फीस वगैरह में कोई हमने परिवर्तन नहीं किया है, सेम है। और हाँ, इसमें जो कोर्स होगा किसी भी कंडीशन में आपके एग्जाम से पहले कवर कर लिया जाएगा। हालांकि वैलिडिटी टिल द एग्जाम डेट रहेगी इस बैच की, यानी अगर आपका एग्जाम और डिले होता है तो ऐसा नहीं कि हम 1 महीने या 2 महीने में आपका जो है या 3 महीने में बैच समाप्त करें। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग तैयारी करते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसके अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं, तो इसकी जो शुरुआत हम करेंगे, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, खासकर जो राष्ट्रपति उसको हमको पढ़ना है, संसद को हमें देखना है, इसके अतिरिक्त लोकसभा, राज्यसभा पर हमें नज़र डालनी है। तो ये वो पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए एक एक कवर करते जाते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रपति देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति, जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक होता है। संविधान में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 52 में, यानी जो संविधान का अनुच्छेद 52 है वह संविधान के राष्ट्रपति पद के प्रावधान से संबंधित है। इस तरह अगर हम भारत के राष्ट्रपति की योग्यता की बात कर लें कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, तो इसमें पहली जो शर्त है वो यही कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम उम्र की बात कर लें 35 वर्ष कम से कम उम्र होनी ही चाहिए। और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता और भारत या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद ना होना। तो कम पॉइंट में देखिए सारी बातें कह दी गई हैं। यानी सबसे पहले कि भारत का कोई भी नागरिक जिसकी कम से कम उम्र 35 वर्ष हो और जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, साथ ही साथ भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, यानी किसी तरीके से जैसे लाभ का पद यानी मीन्स गवर्नमेंट जॉब वगैरह इसमें नहीं होना चाहिए, या अन्य किसी तरह लाभ का पद उसके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसके आगे देखिए अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति में भी सेम जो योग्यताएं हैं राष्ट्रपति होने की वही होती हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। जहां राष्ट्रपति की योग्यता में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, वहीं पर उपराष्ट्रपति ऐसा भारतीय नागरिक हो सकता है जिसके पास जो है राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। तो ये बस अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की योग्यता में, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो अलग अलग लिखने से अच्छा है कि एक ही जगह इसको सम्मिलित कर लिया। तुलनात्मक रूप से आपको कम लिखना पड़ेगा, कम पढ़ना पड़ेगा और फैक्ट्स आसानी से तुलनात्मक रूप से आपको याद भी रहेंगे। निर्वाचन मंडल के राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति का के लिए जरूरी हो जाता है कि जो निर्वाचक मंडल है उसके 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और साथ ही साथ राष्ट्रपति की उम्मीदवारी है 50 सदस्य अनुमोदक भी होना चाहिए, यानी 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, तो आप लोगों ने अक्सर ये वर्ड सुना होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। 3 शब्द हैं, एक पहला एकल संक्रमणीय मत पद्धति, दूसरा समानुपातिक प्रणाली और तीसरा अप्रत्यक्ष। 3 तरीके से देखिए, हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये जो आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है या समानुपातिक प्रणाली क्या है, क्योंकि देखिए जीके के लिए आप पढ़ रहे हैं ना कि आप सब्जेक्ट के लिए। अगर आपका सब्जेक्ट है और वहाँ पर राष्ट्रपति है तो फिर आपको इसको और डीप मुझे लगता है कि देख लेना चाहिए, लेकिन अगर जीके के लिए पढ़ना है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आपका काम चल जाएगा। ठीक है। और राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद, अगर राष्ट्रपति चुनाव में किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो उसे सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही उसकी सुनवाई की जा सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61, इनमें हमें जिक्र मिलता है राष्ट्रपति को महाभियोग के सिवाय किसी अन्य विधि द्वारा नहीं हटाया जा सकता, यानी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है और इसके अतिरिक्त किसी अन्य विधि से नहीं हटाया जा सकता। तो इसका वर्णन हमें 2 अनुच्छेद में मिलता है, एक तो अनुच्छेद 56 और दूसरा अनुच्छेद 61। दोनों अनुच्छेद आप देख लीजिएगा, बेयर एक्ट अगर आपके पास हो।
महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि महाभियोग एक प्रक्रिया है, तो महाभियोग क्या है? एक न्यायिक प्रक्रिया है जो कि संसद में चलाई जा सकती है। देखिए जो नोट्स है इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके जीके के लिए। अब हम राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में अगर बात करें, देखिए इसको टेबल के रूप से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है जिससे कि तुलनात्मक रूप से आप आसानी से इसको समझ सकें। तो कई प्रकार के राष्ट्रपति के पास शक्तियां, जैसे कि विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, राजनयिक शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां और आपात शक्तियां। तो लास्ट से बात कर लेते हैं कि जो आपातकालीन शक्तियां, इनका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? इनका वर्णन हमें मिलता है संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 तक हमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए विधायी शक्तियों की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति के पास आती है? तो इसमें जैसे कि राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है, संसद अधिवेशन बुलाने का जो अधिकार है ये भी राष्ट्रपति का विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है, लोकसभा का भंग करना, संसद सदस्यों का मनोनयन करना जिसमें कि राज्यसभा के लिए 12 सदस्य और लोकसभा के लिए 2 सदस्य होते थे। यहाँ पर स्टार लगा, स्टार इसलिए लगा दिया कि इसका जो डेट है, अब जो 2 सदस्य का मनोनयन करना है, मनोनीत करना है लोकसभा में, नॉमिनेट किया जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब किस तिथि से समाप्त कर दिया गया ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। तो आपको याद होगा 25 जनवरी 2020 से लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, उसको समाप्त कर दिया गया। कब से? 25 जनवरी 2020 यानी 26 जनवरी से जस्ट एक दिन पहले। और देखिए इस डेट को याद रखना कितना आसान है, ठीक है? 26 जनवरी से जस्ट एक दिन पहले 25 जनवरी को, ठीक है। और अगर वर्ष की बात करें तो वर्ष आप सिंपल याद रखिए कि लोकसभा के जो 2 सदस्य थे उनको हटाया गया, जो 2 सदस्य थे उनकी संख्या 0 कर दी गई है। तो 2020 आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, देखिए इसको देख लीजिए, ये डेट है 2020, जो 2 सदस्य होते थे उनको 0 कर दिया गया। तो ऑप्शन भी आपको याद रहेगा 25 जनवरी 2020। तो सिंपल ऐसे मतलब याद रख सकते हैं, छोटी सी ट्रिक हो सकती है, ठीक, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। कार्यकारी अगर शक्तियों की बात कर लें तो राष्ट्रपति के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है उसके पास कौन कौन सी कार्यकारी शक्तियां होती हैं या कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें राष्ट्रपति के नाम पर जैसे शासन चलाया जाता है, जो भारत का शासन चलता है प्रधानमंत्री के द्वारा जो चलाया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही शासन चलाया जाता है। मंत्रिमंडल का निर्माण करना, नियुक्त और पद मुक्त का अधिकार और आयोगों का गठन, तो ये सारे कार्य जो है कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति के। इस तरह अगर न्यायिक शक्तियों की बात करें तो जैसे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्षमादान, उच्चतम न्यायालय से परामर्श, ये सारी शक्तियाँ न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। सैन्य शक्तियों में जैसा आप जानते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, सैन्य शक्तियों के संदर्भ में जैसा आप जानते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियाँ हैं उनको संसद के नियंत्रण में रखा गया है, ठीक है। वित्तीय शक्तियाँ जैसे कि धन विधेयक और बजट प्रस्तुत कराना, आकस्मिक नीति से धन व्यय करने की शक्ति, वित्त आयोग और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति, ये सारे कार्य जो है वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह कुछ कार्य राजनीतिक शक्तियों के हो सकते हैं, अवशिष्ट शक्तियों के हो सकते हैं और आपातकाल शक्तियों की हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली। तो ये वो फैक्ट्स हमने रखे हैं यहाँ पर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम मीन्स आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्ट में अगर आप जाएंगे और वहाँ पर राष्ट्रपति तो फिर आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जीके की दृष्टि से आई होप कि इतना पर्याप्त है। तो ये डेट हमने देखी ली 25 जनवरी 2020 को लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनयन किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति के नाम और कार्यकाल एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे अभी वर्तमान में अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, ये 15वीं राष्ट्रपति हैं भारत के और ये 2022 से अब तक लगातार राष्ट्रपति हैं। इससे पहले ये पूरी लिस्ट दी गई है, एक नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर एक बार आप देख लेंगे तो याद रहेगा। वैसे भी आप लोगों का माइंड जो है गोल्डन माइंड है, तो इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। तो एक बार जल्दी उसको देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फरुखुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। इसके अतिरिक्त कुछ कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए, तो यहाँ पर देखिए लिस्ट दे दी गई है, बीबी गिरी जी, मोहम्मद हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 आपके मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अब यहाँ पर 2 टर्म है, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, दोनों में अंतर। और अक्सर ये मतलब मैंने देखा कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं जिनके विषय में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं है,
वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, खासकर साइंस स्ट्रीम के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आपका प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य और उप मंत्री, इतने सारे लोग आते हैं। जबकि मंत्रिमंडल का जो निर्माण होता है उसमें जो प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं उनको मिला के होता है। तो यही डिफरेंस है। अब प्रधानमंत्री की अगर नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, और जो अनुच्छेद 75 है संविधान का, उसमें इस बात का हमें जिक्र मिलता है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, या हम कह लेंगे अनुच्छेद 75 जो है वो राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित है। देखिए मुझे लग रहा है मैं थोड़ा गलत बोल गया हूँ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? बहुमत दल का नेता होना चाहिए इसे, या दूसरा यह है कि राष्ट्रपति के विवेकानुसार राष्ट्रपति जिसे उचित समझे उसे प्रधानमंत्री बना सकता है। प्रधानमंत्री प्रशासन एवं विधान संबंधी सभी सूचनाएं राष्ट्रपति को देता है और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो ये कौन कौन से महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है? तो देखिए यहाँ पर बॉक्स में इसको आप देख लीजिए। भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष सदस्य आदि। ठीक है, और इन सब की जो नियुक्ति जो है यहाँ पर देखिए क्लियर किया गया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो खासकर इसमें आप देख लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा अपने पास एग्जाम से पहले कि भारत के महान्यायवादी कौन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, सदस्य ना भी याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन अध्यक्ष तो आप कम से कम देख लीजिएगा, निर्वाचन आयुक्त का अध्यक्ष कौन है आपके एग्जाम से पहले अपडेट कर लीजिएगा, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो ये अध्यक्ष की आप एक लिस्ट बना के रख लीजिए, आप एग्जाम से पहले आपको इसको देख कर ही जाना है, जिससे कि आप वहाँ पर कन्फ्यूजन, ऐसा हो कि आप वहाँ गए और तब तक नाम बदल गया। कभी कभी आपके एग्जाम से 2-4-5 दिन पहले भी बदल जाता है, तो उस कंडीशन में भी जिस डेट में आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, उस दिन का जो डेटा होगा वो सही माना जाएगा। तो बिल्कुल आप अपडेट होके जाइएगा। और आपके एग्जाम से पहले मैं भी एक पूरी लिस्ट बना के आप लोगों को शेयर करने का प्रयास करूँगा। और कुछ और फैक्ट्स हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे, जैसे कि इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब यहाँ पर हम संसद की अगर बात करें तो संसद, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर ही संसद का निर्माण होता है। ये जब भी हम संसद की बात करेंगे इट मीन्स हम 3 की बात करें, माननीय राष्ट्रपति की, लोकसभा की और राज्यसभा की। तो सबसे पहले राज्यसभा। राज्यसभा जैसा आप जानते हैं कि उच्च सदन है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा से संबंधित है। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन के साथ ही साथ स्थायी सदन है। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिसमें कि 238 राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों से होंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होंगे। वर्तमान में अगर सदस्य संख्या की हम बात कर ले तो 245 है, जिसमें 233 सदस्य जो है राज्य और केंद्र शासित राज्यों से, जबकि 12 सदस्य जो है कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान से। कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान, 12 सदस्य जो इसी क्षेत्र से होते हैं। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति से, वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के नहीं होते। 3 ऑप्शन आपके यहाँ से दे देंगे, एक ऑप्शन कोई दूसरा दे देंगे। तो इतना तो आप सबको याद है कि भाई हमें भी याद है कि 12 सदस्य होते हैं, लेकिन किस क्षेत्र से होते हैं तो ये आपको याद रखना, कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान। संविधान की वह अनुसूची जिसमें राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानों का उपबंध है, वह 4थी अनुसूची है। अनुच्छेद 84 में जो संसद के सदस्य हैं उनकी योग्यताओं का वर्णन देखने को मिलता है, जबकि अनुच्छेद 102 में देखिए अंतर है, यहाँ अनुच्छेद 84 उसके बाद अनुच्छेद 102 में हमें संसद के जो सदस्य हैं उनकी निहर्ताओं के विषय में हमें वर्णन देखने को मिलता है, मतलब किस तरह से वो अयोग्य हो सकते हैं या योग्य नहीं है संसद की सदस्यता के लिए, उसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो अनुच्छेद 84 और अनुच्छेद 101 याद रखना। इसके बाद जैसा आप लोग जानते हैं कि चूंकि राज्यसभा जो है एक स्थायी सदस्य है, तो इसके जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल है हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है उनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो कार्यकाल है राज्यसभा का कुल 6 वर्ष का है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार अधिवेशन बुलाता है राज्यसभा के, और 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। तो ये बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है, बिल्कुल जीके का इंपॉर्टेंस है। जो राज्यसभा है साल में कम से कम कितने बार जो है इसका अधिवेशन बुलाया जा सकता है, कम से कम 2 बार तो बुलाया ही जाएगा और राष्ट्रपति के द्वारा। और एक साथ ये भी है कि 2 अधिवेशनों के मध्य में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। अब
यहाँ पर योग्यता के विषय में देख लें कि जो राज्यसभा है इसके सदस्य के लिए, सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली बात है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ भारत या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। यही योग्यता जब हम लोकसभा के संदर्भ में पढ़ेंगे तो सारी बातें सेम रहेंगी, केवल उम्र में अंतर रहेगा। उम्र कितनी रहेगी अगर लोकसभा के लिए बात करते हैं तो 25 वर्ष के लिए। तो आगे जब हम लोकसभा की बात करेंगे तो वहाँ पे योग्यता की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने शामिल कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए राष्ट्रपति को भी जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हमने कहा था कि राष्ट्रपति के विषय में जो पहले हमने पढ़ा हुआ है ना, राष्ट्रपति के विषय में और उपराष्ट्रपति की योग्यता के विषय में, कि राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो अब यहाँ से क्लियर हो जाता है कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होने की योग्यताएं क्या है। राष्ट्रपति वाले पॉइंट में हमने एक पॉइंट नहीं जोड़ा था कि वह उससे जो है पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी जब हमने जोड़ लिया ना कि राज्यसभा या लोकसभा की योग्यता रखने वाला होना चाहिए तो उसमें शामिल है। तो इस तरह देखिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष उम्र है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष उम्र है, और आपके राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष उम्र है। तो यहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जिस राज्य का प्रतिनिधित्व पाना हो, ठीक है, सदस्य जिस राज्य का प्रतिनिधित्व पाना चाहता है उसे उसी राज्य के संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अब यहाँ पर कार्यों पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रमुख कार्य केवल राज्यसभा जिन कार्यों को कर सकती है, तो इसमें राज्यसभा के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। अनुच्छेद 312 में इसका वर्णन हमें मिलता है। राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, यह भी कार्य है, केवल राज्यसभा ही यह कार्य कर सकती है। और अनुच्छेद 249 में ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है। इसमें 2 बार संशोधन भी हो चुका है, 1952 में और 1986 में। अनुच्छेद 75(3) का आशय, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 75(3) का आशय क्या है, ठीक है। तो अनुच्छेद 75(3) का आशय है कि राज्यसभा सरकार को बनाया गिरा नहीं सकती है, परंतु सरकार पर नियंत्रण अवश्य में देखने को मिलता है राज्यसभा का। अब आगे देखेंगे कार्य जो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों मिलकर कर सकते हैं। देखिए, तुलनात्मक रूप से जब आप पढ़ते हैं ना तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से तैयार हो जाती हैं और आपको कम पेजेस पढ़ने पड़ते हैं। तो हमारा ये जो सार्थक क्लासेस के आपने नोट्स देखे हुए हैं, जो अभी आप वीडियोज़ देखते हैं, तो हमारा प्रयास यही रहता है कि कम से कम शब्दों में जीके के हिसाब से आपको सारे फैक्ट्स एक जगह आसान दे दिए जाए, जिन्हें आप आसानी से और समय रहते पढ़ ही ना सकें, बल्कि उनका रिवीजन भी आसानी से कर सकें। तो अब देख लेते हैं कार्य जो केवल लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों कर सकते हैं, ठीक है, मिलकर करते हैं। तो कानून बनाना हो राष्ट्रपति की अनुमति से, इसमें दोनों का ही योगदान है, लोकसभा और राज्यसभा का। 1 माह से अधिक आपातकाल लागू रखने वाले प्रस्ताव के अनुमोदन दोनों के द्वारा किया जाएगा। और संविधान में अगर संशोधन है तो उसमें भी दोनों की सहभागिता रहेगी। अब एक नज़र डाल लेते हैं ऐसे कार्य जो केवल लोकसभा कर सकती है। देखिए, सबसे पहले हमने वो कार्य देखे जो केवल राज्यसभा कर सकती थी, और उसके बाद ऐसे कार्यों को हमने देखा जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर कर सकते हैं। अब ऐसे कार्य जिन्हें केवल लोकसभा कर सकती है। तो इसमें कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और कई एग्जाम आपने जो पिछले प्रैक्टिस सेट भी लगाए होंगे ना किसी भी एग्जाम की, तो इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत सारे इसमें देखिए, वन लाइन जो हम बात कर रहे हैं नोट्स की, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो एक एक लाइन आपके मतलब की है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह फैसला लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और लोकसभा सदस्यों के माध्यम से मंत्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर उन्हें उनके दायित्वों के प्रति सतर्क बनाती है। अब लोकसभा निम्न सदन है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन हमें मिलता है। यह एक अस्थायी सदन है। अधिकतम सदस्य संख्या की अगर बात कर लें तो 552। लेकिन अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा, जो आंग्ल भारतीय समुदाय थे से 2 प्रतिनिधित्वों का चयन किया जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो अगर प्रतिनिधित्वों की बात नहीं करते हैं, आज के समय में बात कर लेंगे, तो अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 552 या 550, ठीक है। और वर्तमान सदस्य संख्या की अगर हम बात करें तो 545 है। अब 545 सदस्यों में क्या होगा, 543 सदस्य जो हैं वो राज्य केंद्र शासित राज्यों से हैं, और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था। परंतु 25 जनवरी 2020 से जहां 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 1919 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध था को समाप्त कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर डेट भी दी गई है, संविधान संशोधन भी दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको विशेष नज़र रखनी है, इससे संबंधित कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
कार्यकाल की अगर बात करें, लोकसभा 5 वर्ष का कार्यकाल है, 5 वर्ष पूर्व से भंग किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री को परामर्श देना होगा राष्ट्रपति जी को, और तभी राष्ट्रपति जी जो है इसको समाप्त कर सकते हैं। विभिन्न मंत्रालयों के व्यय तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करने हेतु लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है, और लोक लेखा समिति में कुल सदस्य संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। देखिए 2-3 समितियां जो बहुत पूछी जा सकती हैं, जैसे कि लोक लेखा समिति, दूसरा विशेषाधिकार समिति, और तीसरी यहाँ पे हमने बात की है प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी की। तो अभी देख लेते हैं, ये हमने बात कर ली लोक लेखा समिति, कुल सदस्य 22, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। इसी तरीके से विशेषाधिकार समिति, तो पहले विशेषाधिकार समिति के विषय में देख लेते हैं कि संसद के किसी सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित प्रेषित मामलों के परीक्षण हेतु जो है विशेषाधिकार समिति का गठन किया जाता है, और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है। इन 15 सदस्यों में से जो 10 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, जबकि 5 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और आगे देख लेते हैं, सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देने हेतु जो है प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है, और प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं इनकी संख्या टोटल होती है 30, और 30 के 30 सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं। तो ये संख्या आपको याद रखनी, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। और देखिए डेटा तो वैसा होता है ना, जैसे बस में लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अगर डेटा को आपने सही से माइंड में अपने स्थान नहीं दिया तो फिर ये एग्जाम में वही होता है ना, याद नहीं आता, काश एक बार सही से पढ़ लिया होता, यार कापी हमारे सामने होती देख लेते। इस तरह की भावनाएं आती पेपर के दौरान जब बैठते हैं, और लिखी हुई या पढ़ी हुई चीज़ अगर वहाँ पे कंफ्यूज आपको करती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अजीब अजीब से विचार आते हैं मन में। खैर, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए, डेटा आपको सही से याद हो जाए, और इस तरह की जो दुविधा की स्थिति है वो आपको एग्जाम के दौरान आपको सामना ना करना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, इसका वर्णन हमें मिलता है अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की अगर संख्या की बात करें तो इसमें मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और कुल न्यायाधीश 34। और देखिए डेटा कब अपडेट हुआ था, सितंबर 2019 में। तो एग्जाम से पहले एक बार फिर अपडेट कर लीजिएगा, ये संख्या अपने हिसाब से घटा बढ़ा करती है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना। देखिए कुछ डेटा है जो आपको एग्जाम से पहले, आई होप कि एग्जाम से 15 दिन पहले ही आपको सारा अपडेट करना है, और मेरा भी प्रयास रहेगा इस बार कि एग्जाम से पहले जितना भी इस तरह का डेटा है उसका वीडियो मैं जरूर उपलब्ध कराऊँ। न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने का अधिकार संसद को होता है। और योग्यता की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए 2 या 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन, पहला कि किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक न्यायालयों, मतलब किसी उच्च न्यायालय में या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में जो है लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहा हो, या दूसरी कंडीशन है किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या तीसरा राष्ट्रपति जो है उससे विधि का विद्वान समझता हो। तो देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, या उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, तो ये हो जाए। और तीसरा कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय अगर उसे विद्वान समझते हैं, ठीक है, विधि का विद्वान समझते हैं, तो वो उसे अपॉइंट कर सकते हैं। कार्यकाल की बात करें, वैसे तो कोई निर्धारित आयु नहीं है, लेकिन हाँ 65 निर्धारित कार्यकाल का वर्णन हमें नहीं मिलता है, लेकिन 65 वर्ष अधिकतम उम्र का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 भी, अनुच्छेद 124 भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग प्रस्ताव द्वारा उनके पद से हटाए जाने से संबंधित है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और इसका वर्णन हमें मिलता है अनुच्छेद 124 बी में। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो अनुच्छेद 131 है ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 132 अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 143 परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद देख लीजिएगा आप, 131, 132 और उसके बाद सीधे 143, ठीक है। तो इसमें हो सकता है 131 दे दें, 132 दे दें और 133 दे के आपसे पूछ ले कंफ्यूज करने के लिए, तो इसलिए आपको तीनों आपको ध्यान रखना है, 131, 132 और 143। न्यायिक पुनर्वलोकन अनुच्छेद 137 में, और अंतरण का क्षेत्राधिकार जो है अनुच्छेद 139 का या 139A में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व एक नजर डाल लेते हैं। देखिए भारत में अब 6 राज्य जिनमें द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, कौन कौन से हैं? देखिए इसमें क्या, यहाँ पे 7 इसलिए था कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य तब नहीं बना था। अभी क्या है कि भारत के अब 6 राज्य बचे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित राज्य बनने के कारण अब ये संख्या 6 हो गई है, ठीक है, जिनमें द्विसदनीय व्यवस्थापिका, द्विसदनीय व्यवस्थापिका मतलब विधानसभा और विधान परिषद। तो ये 6 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश।
यहाँ संख्या मैंने बिल्कुल इसलिए क्लियर कर दी, देखिए कभी कभी कि जो पेपर सेटर होते हैं वो पिछले प्रश्न पत्रों से प्रश्न उठाते हैं, ठीक है, और उस दौरान वो अपडेट करना भूल जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न अगर वहाँ पे आप सही लगाते हैं और अगर वहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए आपने 6 लगाया और ऑप्शन में 7 भी था, ठीक है, और बाद में 7 सही मानते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्लेम करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए ऑप्शन में 6 दिया ही नहीं, 5, 7, 9 इस तरह कर दिया, तो उस कंडीशन में फिर वो क्वेश्चन डिलीट होता है। तो आपको अपना डेटा सही रखना है। अगर बाद में हमें चांस मिलता है, अगर कभी गलत ऑप्शन हमें समझ में आ रहा है फिर तो क्लेम करके उसको हम सही करा सकते हैं, हमें बिल्कुल सही रहना है, ठीक है। अब कुछ अनुच्छेद पे एक नज़र डाल लेते हैं। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, इसका वर्णन मिलता है। जबकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसका हमें वर्णन मिलता है अनुच्छेद 155 में। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या 5 वर्ष तक जो ये हमें टेन्योर मिलता है राज्यपाल का, वो अनुच्छेद 156 में मिलता है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित राज्य हैं। दादरा नागर हवेली और दमन व दीव संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित राज्य के रूप में अस्तित्व में आए 26 जनवरी 2020 को, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 31 अक्टूबर 2019 को। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था जिसमें आपके यूपीएचएससी की जीके पार्ट में इकाई 6 के पार्ट 2 को हमने कवर करने का प्रयास किया। हमारा प्रयास यही रहा है कि कम से कम शब्दों में व्यवस्थित तरीके से सारा एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स आपको दिए जाएं। और हालांकि देखिए प्रैक्टिस का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके लिए सार्थक क्लासेस ऐप में जाके वहाँ से प्रैक्टिस का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। या एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दें कि जो लोग बैच के माध्यम से अभी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, इस बैच की विशेषता ये रहेगी कि वैलिडिटी टिल द रिटन एग्जाम रहेगी, और फिर भी अगर एग्जाम बहुत दिन बाद होता है तब तक आप तैयारी करते रहेंगे रेगुलर बेसिस में। लेकिन दूसरी कंडीशन, अगर एग्ज़ाम जल्दी होता है या जल्दी डेट आ जाती तब भी आपके एग्ज़ाम से पहले सारा कोर्स इसमें कवर किया जाएगा। फीस वगैरह मैंने कुछ नहीं बढ़ाई है, आप लोगों ने कम्युनिकेट किया था तो आप लोगों को मालूम होगा। तो जो लोग शुरू से जुड़ना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कैसे आप जुड़ सकते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9506543831 पर हमसे व्हाट्सअप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बैच हमारा 10 फरवरी से एक्टिव होगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।